हाँ भाई, वेलकम बैक क्लास। हम लोग एसएचएम में अभी तक जो है हम लोग ने इक्वेशन ऑफ एसएचएम देखा था, ठीक है। फिर वेलोसिटी ऑफ एसएचएम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन देखा था। एक्सेलरेशन ऑफ एसएचएम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन देखा था, ठीक है। उसके सिवा हम लोगों ने देखा था कि एसएचएम के क्वेश्चंस को और आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसको और आसानी से सॉल्व करने के लिए हम लोग ने एक नया तरीका निकाला था जिसको हम लोग ने बोला था फेजर मेथड, ठीक है। फेजर मतलब जब हम लोग एसएचएम करते हैं पार्टिकल को एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से लिंक कर रहे थे, ठीक है। उसके हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। होपफुली आप लोगों को फेजर समझ में आ गया। आज एक दो क्वेश्चन थोड़े फेजर के और करते हैं जो वैरायटी आ सकती है आपको, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। हाँ भाई, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है, जहाँ पे आपके पास दिया था u इज इक्वल टू 20 प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और आपको इसके तीन पार्ट दिए गए थे। पहला पार्ट, फाइंड वेदर दिस इक्वेशन इज एसएचएम इज एग्जिबिटिंग एसएचएम और नॉट, ठीक है। दूसरा ये था कि अगर एसएचएम एग्जिबिट कर रहा है तो इसका मीन पोजीशन क्या होगा, उसके बाद इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। और आपको एक और चीज दी गई थी कि टोटल एनर्जी कितनी थी मेरे पास, 36 जूल्स। टोटल एनर्जी वाज 36 जूल्स, ठीक है। हाँ भाई, अब देखते हैं। सबसे पहले हमको पता है कि अगर हमको किसी भी मोशन को एसएचएम प्रूव करना है तो बेसिक कंडीशन थी मेरे पास F इज इक्वल टू माइनस के एक्स प्रूव होना चाहिए था, ठीक है। F इज इक्वल टू माइनस के एक्स मतलब जो मेरे पास जो रिस्टोरिंग फोर्स है दैट शुड बी प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स की पावर 1, मतलब लीनियर पावर पे डिपेंड करना चाहिए, ठीक है। अब मुझे पता है अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी दिया गया तो मैं रिस्टोरिंग फोर्स कैसे निकाल सकता हूँ, F इज इक्वल टू माइनस du/dx। और इसमें ये हम लोगों ने आपको बताया था कंजर्वेटिव फोर्स निकालने का तरीका क्या होता है, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो रही है और मैंने बोला था हर रिस्टोरिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स का नेचर शो करता है, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स या फिर रिस्टोरिंग फोर्स जो हो सकता है मेरे पास माइनस du/dx। यू क्या दिया है आपको 20 प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से मेरे पास फोर्स आ गया माइनस d/dx ऑफ 20 प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस 20 का डिफरेंशिएशन 0, तो 0 माइनस ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा मेरे पास 2 इंटू एक्स माइनस 2। अरे इसमें तो मेरे पास फोर्स की वैल्यू आ गई माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। हाँ भाई, अब मुझे पता है कि मेरे पास जो है इक्वेशन ऑफ एसएचएम इस फॉर्म की होती है F इज इक्वल टू माइनस की एक्स when linear power of force is proportional to linear power of x with a negative sign। negative sign मुझे क्या बता रहा है कि फोर्स और जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है उनका डायरेक्शन ऑपोजिट रहेगा, कि अगर आप राइट में डिस्प्लेस कर रहे हो तो लेफ्ट में फोर्स लग रहा होगा, अगर आप लेफ्ट में डिस्प्लेस कर रहे हो तो राइट में फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। मैंने देखा कि यहाँ पे फोर्स की पावर 1 है और x की पावर भी 1 है। नेगेटिव साइन मुझे दिखा रहा है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन ये एग्जैक्टली सेम सिचुएशन मुझे दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा भाई, अगर मैंने k की वैल्यू 2 मान भी लिया तो यहाँ पे सिर्फ x आना चाहिए था, जबकि यहाँ पे x माइनस 2 एक और कांस्टेंट टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है। अरे इसमें तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि नहीं नहीं सर एग्जैक्टली सेम रिलेशन ही है तो ये इक्वेशन एसएचएम नहीं हो सकती। अरे गधेड़ो, इक्वेशन एसएचएम है या नहीं वो सिर्फ लीनियर पावर नेचर ऑफ इक्वेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, x माइनस 2 को मान के चलो मैंने कैपिटल X डिनोट कर दिया। क्या डिनोट कर दिया, कैपिटल X। तो F मेरे पास आ गया माइनस के इंटू कैपिटल X। क्या अब ये मुझे इक्वेशन एसएचएम की दिखाई दे रही है, हाँ या नहीं, वेयर कैपिटल X इज इक्वल टू x माइनस 2। समझ आ रही है बात, ठीक है। तो सर ये अब इक्वेशन मुझे एसएचएम की दिखाई दे रही है, मतलब ये मेरे पास एसएचएम की कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। समझ आ रही है बात, ठीक है। therefore the relation, therefore the given equation, the given situation was an SHM, ठीक है। अब सिर्फ एसएचएम तो प्रूव होगी, लेकिन इसको थोड़ा सा और समझते क्या है। अगर मेरे पास मान के चलो f इज इक्वल टू माइनस 2x आया होता, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 की जगह पे मेरे पास f की वैल्यू से माइनस 2x आई होती, तो इसका मतलब क्या होता है, दिस इज एन एसएचएम, दिस इज एन एसएचएम, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 पे मेरे पास ओरिजिन दिखाई दे रहा है, x इज इक्वल टू 0 पे मेरे पास ओरिजिन दिखाई दे रहा है। जैसे मैं x की वैल्यू पॉजिटिव लेके जाता हूँ, x की वैल्यू पॉजिटिव लेके गया तो फोर्स की वैल्यू आ रही मेरे पास नेगेटिव। अगर मैंने x की वैल्यू नेगेटिव लिया होता तो फोर्स की वैल्यू आती मेरे पास पॉजिटिव। मतलब दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट एन एसएचएम अबाउट ओरिजिन, अबाउट ओरिजिन। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट एन एसएचएम अबाउट ओरिजिन, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, मान के चलो ये मेरे पास ओरिजिन है x इज इक्वल टू 0। अगर मैंने x इज इक्वल टू 0 पुट किया इस इक्वेशन में तो फोर्स की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस 2 इंटू माइनस 2 मतलब प्लस 4, ठीक है। तो फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में आता है,
x इक्वल टू 0 पुट करने पे फोर्स मेरे पास पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है। अगर मान के चलो मैंने x माइनस 2 में x की वैल्यू अगर मैंने 2 रखा होता, x इज इक्वल टू 2 रखा होता, समझ आ रही बात? तो फोर्स की वैल्यू क्या होती है, -2 इंटू 2 माइनस 2 कितना हो गया 0, तो फोर्स की वैल्यू आ रही है मेरे पास 0। ठीक है, अगर मैंने x की वैल्यू मान के चलो यहाँ पे 2 का डिफरेंस लिया तो और 2 का डिफरेंस ले लेते, x की वैल्यू मैं 4 लेता, तो -2 इंटू 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 इज 2, तो -2 इंटू 2 इज -4, तो फोर्स की वैल्यू आ रही है मेरे पास नेगेटिव। आगे इसमें से थोड़ा बहुत देखा देखा सा मुझे समझ में तो आ रहा है कि यहाँ पे ओरिजिन के अबाउट फोर्स की वैल्यू ऑपोजिट आ रही थी, यहाँ पे इस पॉइंट के अबाउट मेरे पास फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट आ रही थी। इसका मतलब अगर मेरे पास इस फॉर्म में इक्वेशन आ रही है जहाँ पे k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2, 3, 4 कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, अगर मेरे पास इक्वेशन इस फॉर्म में आ रही है मतलब दिस इज एन SHM अबाउट ओरिजिन, अबाउट ओरिजिन इसमें। और अगर मान के चलो मेरे पास कुछ ऐसा फैक्टर आया था कि f इज इक्वल टू माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ f इज इक्वल टू माइनस k इंटू एक्स माइनस 2 आ रही है उसमें, ठीक है, तो f इज इक्वल टू माइनस k इंटू एक्स माइनस 2 अभी भी मेरे पास लीनियर रिलेशन है विद नेगेटिव साइन, मतलब SHM की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सो दिस इज एन SHM अबाउट आ रही है उसमें। मान के चलो अगर मेरे पास फोर्स की वैल्यू कुछ ऐसी आई होती, -3 इंटू एक्स माइनस 4, f इज इक्वल टू -3 इंटू एक्स माइनस 4, क्या फोर्स की लीनियर पावर है और x की भी लीनियर पावर है? हाँ सर बिल्कुल सही, नेगेटिव साइन बता रहा है कि मेरे पास ऑपोजिट नेचर रहेगा, समझ में आ रही बात? तो दिस इज एन SHM अबाउट x इज इक्वल टू 4, दिस इज एन SHM अबाउट x इज इक्वल टू 4। किस पॉइंट के अबाउट SHM परफॉर्म कर रहा हूँ सर? उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं मीन पोजीशन। जिस पॉइंट के अबाउट SHM परफॉर्म कर रहा होता है उसको हम लोग बोलते हैं मीन पोजीशन। जैसे कि अपन लोग ने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में देखा था कि SHM किसके अबाउट परफॉर्म कर रहा था, नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे नेट फोर्स 0 होता है, तो जहाँ पे नेट फोर्स 0 होता है उसको हम लोग बोलते थे मीन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन, समझ में आ रही बात? तो कोई भी SHM मेरे पास मीन पोजीशन के अबाउट परफॉर्म होता है। अगर ये इक्वेशन दी गई है तो मीन पोजीशन कहाँ पे आ रहा था आपके पास, x इज इक्वल टू 0। अगर ये इक्वेशन दी गई तो मीन पोजीशन कहाँ पे आ रहा था, x इज इक्वल टू 2। अगर ये इक्वेशन दी गई तो मीन पोजीशन कहाँ पे आ रहा था, x इज इक्वल टू 4। मान के चलो अगर आपके पास इक्वेशन कुछ ऐसी दी जाती है, f इज इक्वल टू -3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2। हाँ भाई, तो सर यहाँ पे मेरे पास x इज इक्वल टू 2 के अबाउट SHM परफॉर्म कर रहा है, हाँ या नहीं? नहीं कर रहा। अब ये रिलेशन मेरे पास लीनियर नहीं रहा। SHM परफॉर्म करने वाला रिलेशन मेरे पास फोर्स और x जो है वो एक लीनियर रिलेशन आना चाहिए था विद नेगेटिव साइन, समझ में आ रही बात? यहाँ पे रिलेशन मेरे पास एक स्क्वायर आ रहा है, समझ में आ रही बात? मतलब अब SHM की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो कोई इक्वेशन है अगर आपके पास फोर्स इन टर्म्स ऑफ x दिया गया है तो वो SHM है या नहीं, वो किससे हमको पता चलता है कि फोर्स और x में एक लीनियर रिलेशन होना चाहिए विद अ नेगेटिव साइन, समझ में आ रही बात? मतलब वो इक्वेशन मेरे पास एक SHM है, ठीक है, गुड, चलो बहुत बढ़िया। तो सर ये बात तो मुझे समझ में आ गई कि जो हमारे पास गिवन सिचुएशन थी, ठीक है, गिवन सिचुएशन से मेरे पास f की वैल्यू क्या आ रही थी, -2 इंटू एक्स माइनस 2। एक्स माइनस 2 को मैंने कैपिटल x बोल दिया, मतलब f इज इक्वल टू -2 कैपिटल x हो गया, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन SHM है अबाउट कैपिटल x पर कैपिटल x इज x माइनस 2, मतलब दिस इज एन SHM अबाउट x इज इक्वल टू 2। तो मेरे पास ऐसा दिखाई x इज इक्वल टू 2, यहाँ पे मेरे पास मीन पोजीशन, समझ में आ रही बात? और इसके अबाउट वो SHM परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट तो प्रूव होगी कि सर दिस इज एन SHM। सेकंड पार्ट आपको क्या दिया गया था, फाइंड द मीन पोजीशन। वाह भाई वाह, मीन पोजीशन मेरे पास कहाँ पे आ रही है, x इज इक्वल टू 2। मीन पोजीशन मतलब वो पॉइंट जहाँ पे नेट फोर्स मेरे पास होता है 0, ठीक है। तो कोई इक्वेशन SHM है, हम लोगों ने कैसे चेक किया था कि x इज इक्वल टू 0 देख लो, अगर मैं 0 के राइट में लेके जा रहा हूँ तो फिर फोर्स लेफ्ट में आना चाहिए, अगर मैं 0 के लेफ्ट में लेके जा रहा हूँ तो फोर्स राइट में आना चाहिए, समझ में आ रही बात? तो मेरे पास ऑपोजिट नेचर शो कर रहा है, इसका मतलब वो मेरे पास रिस्टोरिंग फोर्स है, तो वो वापस उसको SHM परफॉर्म करवा रहा होगा, ठीक है। अब क्योंकि मेरे पास लीनियर रिलेशन है, तो लीनियर रिलेशन होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल याद करो मैंने क्या बोला था, एक ऐसा रिस्टोरिंग फोर्स जहाँ पे x की पावर 1 से प्रोपोर्शनल था फोर्स, ठीक है। सो दिस इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। सेकंड पॉइंट भी मेरे पास प्रूव हो गया कि ये मेरे पास मीन पोजीशन x इक्वल टू 2 पे था। थर्ड, फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। अब फर्स्ट टू पार्ट्स बहुत सारे लोगों ने सही सॉल्व किया था,
ठीक है। थर्ड पार्ट काफी लोगों को गलत हुआ है, समझो क्या है। आपको क्या पूछा गया है, फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। चलो भाई स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से याद करते हैं। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में हम लोगों ने देखा था कि मेरे पास काइनेटिक एनर्जी होती है, देखो काइनेटिक एनर्जी सिंपल है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वहां पे होगी जहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और वेलोसिटी मैक्सिमम कहां पे होती है, मीन पोजीशन पे या एक्सट्रीम पोजीशन पे। याद करो, वेलोसिटी जीरो होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे क्योंकि वहां से घूम के आने वाला है, और मैक्सिमम होती है मेन पोजीशन पे। मतलब मेन पोजीशन पे मेरे पास वेलोसिटी मैक्सिमम है, अगर वेलोसिटी मैक्सिमम है मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। आ रही है इसमें, समझ में आ रही है बात, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मेरे पास टोटल एनर्जी क्या दी गई है आपके पास, 36 जूल। टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी, हाँ या नहीं, ठीक है। तो अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम चाहिए मतलब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम या फिर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम किस पॉइंट के अबाउट होता है, मीन पोजीशन के अबाउट। मीन पोजीशन मतलब जहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। आ रही है इसमें। अब मेन पोजीशन मेरे पास कहां पे था, x = 2 पे। तो मेन पोजीशन पे अगर मैं x = 2 की वैल्यू पुट करता हूं तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम मिलनी चाहिए थी। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास कितनी हो गई, 20 + 2 - 2 का होल स्क्वायर इज 0। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इज 20। पुट कर दो, 36 = 20 + k max, ठीक है, ke max। तो ke max मेरे पास कितना आ गया यहां से, 16 जूल। मतलब मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी इज 16 जूल। हमारी बात, ठीक है, गधेड़ो। यहाँ पे मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी 20 + x - 2 का होल स्क्वायर दिया गया, ठीक है। जो हम लोग नॉर्मल सिचुएशन पहले पढ़ रहे थे, सिर्फ आपको समझाने के लिए जो मैंने समझाया था, ठीक है, जो सिचुएशन दिया था उसमें मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी 0 आ रही थी, हमारी बात। लेकिन हर जगह पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं हो, जरूरी थोड़ी ना। यहाँ पे इक्वेशन के अनुसार मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं आ रही है, समझ में आ रही बात। अगर मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं आ रही है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी पूरी 36 जूल नहीं हो सकती, ठीक है। चलो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पहले खुद से अटेम्प्ट करिएगा, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। Two particles performing SHN of same amplitude A with same angular frequency omega are oscillating about the same mean position, okay. At t is equal to 0, first particle ब्रैकेट में लिखना say A, first particle ब्रैकेट में say A was at mean position moving towards negative direction, and at t is equal to 0, the second particle was at positive extreme, full stop. Find after what time will they cross each other if time period of SHM is capital T. ऐसा एक काम करो, ओमेगा तो दिया गया ना, ठीक है, फाइंड, बस इतना लिखना, फाइंड आफ्टर व्हाट टाइम दे विल मीट ईच अदर फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। हाँ भाई, पहले खुद से ट्राई करिए, उसके बाद क्वेश्चन देखिएगा। सिचुएशन में आपके पास क्या दिया गया है कि दो पार्टिकल्स हैं, मान के चलो ये मेन पोजीशन है, दिस इज पॉजिटिव एक्सट्रीम, दिस इज नेगेटिव एक्सट्रीम, ठीक है। टू पार्टिकल्स A and B, such that t is equal to 0, particle A was at origin and moving towards negative direction, and particle B was at positive extreme, ठीक है। अब भाई देखो, ये मान के चलो A है, ये B है अपना,
ठीक है। तो पॉजिटिव एक्सट्रीम पे मतलब वो घूम के वापस आ रहा होगा और ए यहाँ से घूम के वापस आने वाला है, मतलब जब ए वापस घूम के आ रहा है और बी साइड आ रहा है तो किसी पॉइंट पे आके वो मिले होंगे। और इसमें आपको यही बताना है कि आफ्टर द स्टार्ट ऑफ मोशन कितने टाइम के बाद वो मिलने वाले हैं, कितने टाइम के बाद वो आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। हाँ देखिए अब मुझे पता है कि यार देखो अगर मैं देखूं कि मेरे पास t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल a यहाँ पे एंड t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल b यहाँ पे, चल हमारी बात जिस टाइम के बाद वो आके मिलने वाले, ठीक है। तो मान के चलो t0 टाइम के बाद मिलने वाले, कितने टाइम के बाद, t0 टाइम के बाद। तो अगर t0 टाइम के बाद मिलने वाले हैं इसका मतलब वो जब मिल रहे होंगे तो फाइनल पोजीशन ऑफ बोथ द पार्टिकल्स शुड बी सेम, तभी तो आके मिले भाई आदिवासी में, ठीक है। तो मिलने का मतलब क्या हो गया कि दोनों पार्टिकल का फाइनल पोजीशन सेम हो जाना चाहिए, इसका मतलब वो पार्टिकल्स मिल गए एक दूसरे से, समझ में आ रही बात। तो मुझे मैं ए का पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिख सकता हूँ, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई वन, फाई नॉट वन मान लो, ठीक है। इसका इनिशियल फेज फाई नॉट वन या फाई नॉट ए बोल दो, ठीक है। वैसे बी की पोजीशन की मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई बी, आ रही है इसमें फाई ए फाई बी पता करो और अगर मिल रहे हैं मतलब एक्स ए शुड बी इक्वल टू एक्स बी, इक्वेट करके पता कर लो कि कितने टाइम के बाद वो लोग मिलने वाले, ठीक है। ए दिया गया, ओमेगा दिया गया, फाई ए फाई बी आपके पास दिया गया, तो ओनली वेरिएबल इज टाइम, एक इक्वेशन एक वेरिएबल आपके पास आंसर आ जाएगा, समझ में आ रही बात, ठीक है। ये हो गया थोड़ा सा तामझाम वाला मेथड, समझ में आ रही बात, ठीक है। लेकिन हमको ये याद है कि भाई मैं जब एसएचएम की क्वेश्चंस देख रहा था तो उसको मैं सर्कुलर मोशन से ज्यादा आसानी से इंटरप्रेट कर रहा था, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो डायरेक्टली इक्वेशंस कौन सॉल्व करेंगे, डायरेक्टली हम लोग फेजर मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो दिस इज वन ऑफ द मेथड जो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, फेजर मेथड देखिए। अब क्योंकि दोनों का सेम मेन पोजीशन है, मतलब दोनों का फेजर का सेंटर सेम रहेगा, सेम एम्पलीट्यूड है, मतलब दोनों का सेम रेडियस रहेगा, इन शॉर्ट दोनों का सेम एक ही फेजर बनने वाला है, दोनों का एक ही फेजर बनने वाला है ऑफ रेडियस ए, ऑफ रेडियस ए, ठीक है। t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल b जो है एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो एक्सट्रीम पोजीशन का अगर मैं ट्रेस करूंगा तो मेरे पास सिर्फ एक ही पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे, तो t इज इक्वल टू 0 पे पॉइंट b यहाँ पे, t इज इक्वल टू 0 पे अगर मैं पॉइंट a की बात, पार्टिकल a की अगर मैं बात करूं तो पार्टिकल a जो है मीन पोजीशन पे, तो मीन पोजीशन मतलब यहाँ पे भी हो सकता है या फिर यहाँ पे भी हो सकता है, समझ आ रही बात। अगर मैं ऊपर वाला पॉइंट देखता हूँ तो ओमेगा के इस डायरेक्शन के अनुसार पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा था, यहाँ पे ओमेगा अगर इस डायरेक्शन में है तो पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा था। और इसमें आपके पास सिचुएशन में क्या दिया कि पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा था, इसका मतलब पॉइंट ऊपर वाला या पॉइंट नीचे वाला, सर पॉइंट नीचे वाला, सर हमारी बात मतलब इनिशियली जो मेरे पास पार्टिकल ए जो था वो इस पॉइंट पे, हमारी बात, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल a यहाँ पे है, t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल b यहाँ पे, ठीक है। ये भी ओमेगा से जा रहा हूँ, ये भी ओमेगा से जा रहा है, समझ में आ रही बात। अब आपको पूछा गया है कि आफ्टर व्हाट टाइम विल दे मीट अगेन, समझ में आ रही बात। अब एक बात सोचो, अगर मैं फेजर पे देखता हूँ ये भी ओमेगा से जा रहा है, ये भी ओमेगा से जा रहा है, मतलब क्या फेजर पे वो एक दूसरे से कभी मिलने वाले हैं क्या, नहीं सर, दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी तो 0 हो गई, इसका मतलब मुझे फेजर पे तो कभी मिलते हुए नहीं दिखाई दे रहे, तो अगर मुझे फेजर पे मिलते हुए नहीं दिखाई दे रहे तो एसएचएम पे कहाँ मिल रहे होंगे सर, वो मैं कैसे इंटरप्रेट करूँगा, बहुत आसान। फेजर पे पार्टिकल जहाँ पे भी हो, एसएचएम पे पार्टिकल उसके शैडो फॉर्म कर रहा होता है एट एक्स एक्सिस आरईएस में, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे भी मिल रहे होंगे, मान के चलो वो इस पोजीशन पे मिलने वाले आरईएस में, ठीक है, मान के चलो वो इस पोजीशन पे मिलने वाले, तो पार्टिकल ए घूम के यहाँ पे आ गया होगा, पार्टिकल ए घूम के यहाँ पे आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि अगर इस पॉइंट पे मिल रहा है मतलब पार्टिकल ए यहाँ पे लाई करना चाहिए, ठीक है। टी नॉट टाइम पे पार्टिकल ए यहाँ पे लाई करना चाहिए अगर इस पॉइंट पे मिलने वाले, और पार्टिकल बी घूम के यहाँ पे आ गया, तब उसका भी शैडो और ए का भी शैडो दोनों सेम पॉइंट पे, अगर शैडो सेम पॉइंट पे मतलब एसएचएम का पॉइंट भी सेम आ गया, हरी बात समझा, ठीक है। तो सर जिस पॉइंट पे मेरे पास मिल रहे होंगे उस टाइम तक ए ने इतना कवर किया है
और बी ने इतना कवर किया। हमारी बात सच दैट दोनों सेम वर्टिकल लाइन पे लाई कर रहे हैं, सच दैट दोनों सेम वर्टिकल लाइन पे लाई कर रहे हैं। जैसे ही दोनों सेम वर्टिकल लाइन पे लाई कर रहे होंगे, इसका मतलब दोनों सेम पॉइंट पे आके मिल गए होंगे, दोनों सेम पॉइंट पे आके मिल गए होंगे इन टर्म्स ऑफ एसएचएम। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो फेजर के थ्रू इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हाँ अब सर कितना टाइम लगने वाला है यहाँ से यहाँ पे? अब आपको दिया गया कि मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। अगर मुझे ये पता चल गया कि ए पार्टिकल या बी पार्टिकल ने कितना एंगल कवर किया है, और इसमें आप देखो दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम है, मतलब जितना एंगल बी ने कवर किया होगा उतना ही एंगल ए ने कवर किया आरियस में। तो अगर मुझे ये पता चल गया कि कितना एंगल कवर किया है हम लोग ने, ठीक है, तो अगर मुझे एंगल पता चल गया तो मुझे पता है एंगुलर वेलोसिटी होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी दिया हुआ है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपने निकाल दिया, तो टाइम कितना लगने वाला है वो आपको पता चलेगा। समझ में आ रही बात? इस तरीके से आपको पता चलेगा कि कितने टाइम के बाद वो मुझे आपस में मिलने वाले। ठीक है, सिचुएशन पूरा सॉल्व करिए। इसका एक और आसान तरीका है, ठीक है, वो मैं आपको कल मैं आपको समझाऊंगा। पहले इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर मुझे निकाल के बताइए कितना है। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, इसके आगे सिर्फ प्योर मैथ्स। एंगल आपको निकालना बचा है, वो बहुत आसान है, और एक बार एंगल पता चल गया तो एंगुलर वेलोसिटी अपॉन एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू थीटा अपॉन, यहाँ से आपको टाइम पता चल जाएगा। ठीक है, और जो आसान मेथड है वो क्या है वो मैं आपको कल समझाऊंगा। ठीक है, चलो हाँ भैया, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये छोटा सा मैंने आपको हिंट दिया है, ठीक है, पूरा सोल्यूशन ये इतने से हिंट के बाद आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करके आंसर निकालो। नेक्स्ट टॉपिक लिखना, टाइम पीरियड ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। टाइम पीरियड ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। ठीक है, सेकंड लास्ट टॉपिक है टाइम पीरियड ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली यही टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे एसएचएम में। ठीक है, क्योंकि यही टॉपिक जो है टाइम पीरियड कितना लगने वाला है, यही क्वेश्चंस आपके पास अलग अलग चैप्टर्स में आते हैं। कि अगर मेरे पास रोटेशन हो रहा है, रोटेटरी ऑसिलेशन हो रहा है तो कितना टाइम पीरियड लगने वाला है। ग्रेविटेशन में अगर मेरे पास पार्टिकल इधर उधर जा रहा था टनल के अंदर तो कितना टाइम पीरियड लगने वाला है। मतलब आपको क्वेश्चंस में टाइम पीरियड ही पूछा जाता है, तो ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ, टाइम पीरियड ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। सबसे पहले इसमें पार्ट 1 लिखना, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, देखिए मान के चलो एक ब्लॉक ऑफ मास m, स्प्रिंग कांस्टेंट k, और ये है मेरे पास इनिशियल नेचुरल लोड। ठीक है, थोड़ी सी चीज मैं आपको याद दिला दूं, एसएचएम के लिए मेरे पास बेसिक इक्वेशन क्या थी, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, वेयर ओमेगा वाज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और हमको पता है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड से कैसे रिलेटेड होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी। तो यहाँ से मेरे पास टाइम पीरियड कितना हो गया, 2 पाई बाय ओमेगा। आरियस में मतलब एक बार मेरे पास ये बेसिक इक्वेशन ऑफ एसएचएम, किसी भी सिचुएशन के लिए अगर मेरे पास बेसिक इक्वेशन ऑफ एसएचएम पता चल गई कि इस सिचुएशन के लिए बेसिक इक्वेशन क्या आ रही है, किसी और सिचुएशन के लिए बेसिक इक्वेशन क्या आ रही है, ठीक है, तो उस बेसिक इक्वेशन में मेरे पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, और एक बार ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिल गई तो वो वैल्यू पुट करके मुझे टाइम पीरियड की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो चाहे आपके पास कोई भी सिचुएशन दिया गया हो, तरीका यही रहता है। समझ में आ रही बात? पहले आप इक्वेशन ऑफ एसएचएम निकालो फॉर दैट सिचुएशन, उस इक्वेशन ऑफ एसएचएम में आप ओमेगा स्क्वायर पहचानो क्या दिया गया है, और ओमेगा स्क्वायर इस इक्वेशन में पुट कर दो तो टाइम पीरियड मिल जाता है। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में सॉल्व करके देखो। हाँ, सबसे पहले मुझे पता है कि मान के चलो इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड प्लस ए होने वाला है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड प्लस ए, सॉरी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए होने वाला है। ठीक है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से मुझे कुछ लेने देना नहीं। t इज इक्वल टू 0 पे मान के चलो ये था इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, t इज इक्वल टू 0 पे ये कहाँ पे था मेरे पास, इक्विलिब्रियम पोजीशन या फिर मीन पोजीशन। कहाँ पे था, मीन पोजीशन। समझ आ रही बात? मैं इस ब्लॉक को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में, मैंने इसको मान के चलो x डिस्प्लेस किया इस डायरेक्शन। ठीक है,
तो पार्टिकल जैसे ही डिस्प्लेस होके यहाँ पे आ गया, सॉरी ब्लॉक जैसे डिस्प्लेस होके यहाँ पे आ गया, तो इस पे रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन पे F, which should be equal to kx। स्प्रिंग फोर्स कितना लगता है मेरे पास, kx के बराबर, आ रही बात समझ में, ठीक है। अब x इस डायरेक्शन पे, फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है kx, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ इस ब्लॉक की अगर मैं FBD बनाता हूँ तो ब्लॉक पे मेरे पास एक नॉर्मल फोर्स N ऊपर लग रहा होगा, एक इसका mg नीचे लग रहा होगा, और एक स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा kx। समझ में? अब नॉर्मल तो mg को कैंसिल कर रखा है भाई, उसको कोई लेना देना नहीं है। तो नेट फोर्स क्या kx के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूँ नेट फोर्स इज इक्वल टू माइनस kx। माइनस साइन क्यों सर, क्योंकि x जिस भी डायरेक्शन में, फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अच्छा भाई, ये जो नेट फोर्स है, ठीक है, नेट फोर्स किसके बराबर होता है न्यूटन बाबा के सेकंड लॉ के हिसाब से, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस kx। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया मेरे पास माइनस k/m इनटू x, एक्सेलरेशन मेरे पास क्या आ गया माइनस k/m इनटू x। एसएचएम की बेसिक इक्वेशन में एक्सेलरेशन की पावर 1 और x की पावर 1 ये एक रिलेशन आना चाहिए, a should be proportional to x। इसमें दिस इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ एसएचएम। क्या वैसी इक्वेशन मुझे यहाँ पे मिल रही है? अगर मैं दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दूं तो बेसिक इक्वेशन ऑफ एसएचएम एंड द इक्वेशन दैट वी हैव जस्ट अराइव्ड ऑन, ठीक है, तो दोनों इक्वेशन के कंपैरिजन पे मुझे पता चला कि ये जो ओमेगा स्क्वायर है इसकी वैल्यू किसके बराबर है मेरे पास, k/m के बराबर। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, k/m, ठीक है। फॉर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम मेरे पास ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, k/m। तो अगर ओमेगा स्क्वायर k/m है तो ओमेगा कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ k/m आगे इसमें। और एक बार आपको ओमेगा पता चल गया तो टाइम पीरियड क्या होता है मेरे पास, 2π/ओमेगा। तो टाइम पीरियड इज 2π/ओमेगा अपॉन ओमेगा, मतलब अगर ओमेगा रूट k/m है तो 1/ओमेगा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ m/k। सो दिस इज द बेसिक टाइम पीरियड ऑफ अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। समझ आ रही बात? एक और बार मैं आपको बता देता हूँ मैंने कैसे निकाला टाइम पीरियड। मुझे पता है कि बेसिक इक्वेशन ऑफ एसएचएम a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x है, तो अगर कोई भी पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है तो उसको ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होनी चाहिए, आ रही है उसमें, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तो जो भी आपके पास ब्लॉक, जो भी आपके पास सिस्टम दिया गया है उसका एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ x निकालो। सबसे एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ x निकालो। एक बार वो आपको पता चल गया, ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को, बेसिक इक्वेशन ऑफ एसएचएम एंड द एक्वायर्ड इक्वेशन जो अभी हम लोग को मिली है, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके आपको ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी। और एक बार ओमेगा की वैल्यू मिल गई तो टाइम पीरियड होता है मेरे पास 2π/ओमेगा। समझ आ रही बात? ठीक है, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। समझ आ रही बात? 2π√m/k। समझ आ रही बात? तो टाइम पीरियड ऑफ अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ द ब्लॉक, कितना हैवी था या कितना लाइट था, एंड आल्सो द स्प्रिंग कांस्टेंट। अब सुनो, टाइम पीरियड और मास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इसका मतलब अगर मेरे पास मास ऑफ द ब्लॉक बढ़ा तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। ऑब्वियस ही बात है, हैवी ब्लॉक को खींच के वापस लाने में ज्यादा जोर लग रहा है, मतलब ज्यादा टाइम लगने वाला है, ठीक है। सेम स्प्रिंग एक हैवी ब्लॉक को कम टाइम में वापस खींच के ला पाएगी और लाइट ब्लॉक को फट से वापस खींच के लेके आ जाएगी। समझ में आ रही बात? इस वजह से अगर मास बढ़ा तो टाइम पीरियड बढ़ा। स्प्रिंग कांस्टेंट भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर मेरे पास एक ऐसी स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम है, समझ में आ रही बात? अगर स्प्रिंग कांस्टेंट कम है तो फोर्स भी कम लगा सकती है। मतलब मेरे पास सेम, अगर एक मास को मैं एक लाइट स्प्रिंग से कनेक्ट करूँ या टाइट स्प्रिंग से कनेक्ट करूँ, ठीक है, तो लाइट स्प्रिंग में वो ज्यादा दूर जाके आ सकते हैं तो उसको ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो अगर स्प्रिंग कांस्टेंट कम हुआ तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। तो इस वजह से मेरे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। एक बात देखो कि टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पे डिपेंडेंट आ रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब अगर आप थोड़ा सा डिस्प्लेस करके आओ या फिर ज्यादा डिस्प्लेस करके आओ, टाइम पीरियड मेरे पास सेम रहेगा। समझ में आ रही बात? बस इसमें एक छोटी सी बात नोटिस करने वाली है। एसएचएम में हम लोगों ने देखा था कि मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट एसएचएम तब परफॉर्म कर रहा होता जब a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x हो, या फिर स्पोर्ट्स के अनुसार f इक्वल टू माइनस kx का रिलेशन आ रहा है। f इक्वल टू माइनस kx का रिलेशन आ रहा है। याद करो, मैंने आपको बताया था कि रिस्टोरिंग फोर्स होता है माइनस kx की पावर n होता है, वेयर n कैन बी एनी ऑड नंबर। समझ में आ रही बात? ठीक है। अब अगर मैं इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लेता हूँ n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1, तो फोर्स हो गया माइनस kx। This is the equation of SHM. This is the equation of SHM. समझ में आ रही बात? ठीक है। सिंपल इस वजह से बोलते हैं क्योंकि मैंने रिस्टोरिंग फोर्स का सबसे सिंपलेस्ट केस किया है। हार्मोनिक मोशन इस वजह से बोलते हैं क्योंकि जो मेरे पास सॉल्व करने पे x की वैल्यू आती है वो a sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट आती है। आ रही है इसमें, मतलब x जो है पोजीशन जो है एक साइन फंक्शन आ रहा है, साइन या फिर कॉस फंक्शन को अपन लोग हार्मोनिक फंक्शंस बोलते हैं मैथ्स में। इस वजह से इस मोशन को अपन लोग हार्मोनिक मोशन बोलते हैं।
समझ में आ रही बात? तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, समझ में आ रही बात? ठीक है। खैर मैं आपको क्या बता रहा था, हाँ भाई कि मेरे पास जो भी पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम है वो F इज इक्वल टू माइनस kx के फॉर्म में आना चाहिए एसएचएम के लिए। दिस इज द कंडीशन फॉर एसएचएम। आरईएस में अब कोई भी रिस्टोरिंग फोर्स, चाहे स्प्रिंग फोर्स की बात करो या जो भी हम लोग आगे के एग्जांपल्स देखेंगे रिस्टोरिंग फोर्स की, ठीक है, या ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर मैं बात करूं, मेरे पास F इज इक्वल टू माइनस kx का नेचर सिर्फ तब तक वैलिड रहता है जब तक मेरे पास डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है, डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉल। आरईएस में, ठीक है, मतलब जहां पे भी मेरे पास ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है, अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वाला ऑसिलेटरी मोशन मेरे पास एसएचएम रहता है। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वाला ऑसिलेटरी मोशन मेरे पास एक एसएचएम रहता है, ठीक है, क्योंकि स्मॉल जब तक डिस्प्लेसमेंट है तब तक ये रिलेशन होल्ड करता है। जैसे एक बार आपके पास डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया तो x की पावर 1 की जगह x की क्यूब हो सकता है, x की पावर 5 हो सकता है, ये रिलेशन चेंज हो सकता है। समझ में आ रही बात? Therefore any oscillatory motion can be SHM only for small displacement, only for very small displacements। समझ में आ रही बात? ठीक है। और जब तक मैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, जब तक कुछ छोटे से रेंज की बात कर रहा हूँ, तब तक वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंडेंट उसका टाइम पीरियड नहीं आ रहा है, तब तक एम्पलीट्यूड पे डिपेंडेंट उसका टाइम पीरियड नहीं आ रहा है। समझ में आ रही बात? और ये केस के लिए, स्प्रिंग ब्लॉक केस के लिए नहीं, जितने भी अपन लोग केसेस देखेंगे ना आगे, पेंडुलम का केस या जो भी केस अपन लोग देखने वाले, किसी में भी एम्पलीट्यूड का फैक्टर मेरे पास नहीं है। समझ में आ रही बात? क्योंकि मेरे पास वैसे ही डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है, तो आप कितना ही वेरी करवा लो, हाँ अगर कुछ ज्यादा वेरी करवा लिया, समझ में आ रही बात, फिर एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन वो तब एसएचएम रहा भी नहीं, तो आप ये सारे फंडे छोड़ सकते हो, वो तो वैसे भी सिलेबस में आपके है नहीं। समझ में आ रही है बात? ठीक है, चलो गुड, ठीक है, कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। हाउ टू, ये पहले एग्जांपल लिख लेना, उसके बाद लिखना हाउ टू कैलकुलेट टाइम पीरियड for a particle performing SHM. How to calculate time period for a particle performing SHM. How to calculate time period for a particle performing SHM. हाँ भाई, सबसे पहले स्टेप 1, फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। सबसे पहले आपका स्टेप रहेगा फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। अब यहाँ पे अपने पास ऊपर वाले की दया से पहले से इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रखा हुआ था, ठीक है, तो हम लोग को पहले से पता करना नहीं पड़ा कि इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पे, इस पे दिख रहा है कि नेचुरल। समझ बात? वैसे कुछ केसेस में आपको पहले पता करना पड़ता है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पे आता है, ठीक है, क्योंकि एक बार इक्विलिब्रियम पोजीशन आया तो उससे डिस्प्लेस, मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करने पे रिलेशन दिया आएगा। समझ में आ रही बात? एक बार आपने मेन पोजीशन से डिस्प्लेस किया तब मेरे पास F = -kx आता है। इस वजह से पहले मेन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन ढूंढना पड़ता है, ठीक है। फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। स्टेप 2 लिख दो, displace the particle by x from equilibrium position. Displace the particle by x from equilibrium position and write the equation and write the net force equation and write the net force equation. Displace the particle by x from equilibrium position and then write the net force equation. ब्रैकेट में लिखना, obviously the displacement should be, obviously x is very very small, obviously x is very very small, ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया सेकंड स्टेप। अब एक बार आपने नेट फोर्स की इक्वेशन लिख दिया तो फिर नेट फोर्स को सॉल्व करते करते आपके पास A = -ω² x के फॉर्म में आ जाएगा आंसर। थर्ड स्टेप, compare the equation of acceleration as a function of x. Compare the equation of acceleration as a function of x with the standard equation of SHM. With the standard equation of SHM. Bracket में लिखना that is A = -ω² x. That is A = -ω² x. ठीक है, एक बार आपको ओमेगा पता चल गया तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ भी पुट कर दो, टाइम पीरियड पता चल जाएगा, t = क्या था मेरे पास, समझ में आ रही बात, 2π/ω। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट एग्जांपल में क्लियर होता है थोड़ा सा, देखिए
मान के चलो अभी जो मेरे पास स्प्रिंग लॉक सिस्टम था हॉरिजॉन्टली रखा था, मान के चलो मैंने इसको वर्टिकली लटका दिया, मास m स्प्रिंग कांस्टेंट k, मास m स्प्रिंग कांस्टेंट k। डायग्राम ड्रॉ करो फिर मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन लिखना, at t is equal to 0, at t is equal to 0 the block is kept at natural length, the block is kept at natural length, the block is kept at natural length by some external force, by some external force first off it is released at t is equal to 0, it is released at t is equal to 0, after which the block performs SHM, after which the block performs SHM. First part, find the mean position of SHM, find the mean position of SHM. Second part, first part is mean position, second part find the amplitude of SHM, amplitude of SHM. Third, third part, find the value of maximum kinetic energy, ये एक काम करो, ये अभी रहने दीजिए। थर्ड पार्ट लिख दीजिए, find the time period of SHM, find the time period of SHM। पहला mean position of SHM, amplitude of SHM and then time period of SHM। चलो एक और बात कर लो, find the value of maximum kinetic energy, find the value of maximum kinetic energy। हाँ, सबसे पहले मेन पोजीशन की बात करते हैं, ठीक है। मेन पोजीशन पता, मेन पोजीशन मतलब एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे मेरे पास नेट फोर्स 0 हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो इस पे फोर्सेस कौन से एक्ट कर रहे हैं। अगर मैंने इस ब्लॉक की एबडी बनाई, जैसे ही थोड़ा सा एक्सटेंड होगा, फिलहाल नेचुरल लेंथ पे, फिलहाल ये मेरे पास नेचुरल लेंथ पे, अगर नेचुरल लेंथ पे मतलब स्प्रिंग फोर्स कितना हो रहा है मेरे पास 0, तो इकलौता फोर्स कौन सा लग रहा है इस पे फिलहाल mg, कौन सा फोर्स लग रहा है नीचे mg, तो mg की वजह से नीचे खींचना स्टार्ट हो गया, और जैसे ही नीचे खींचा तो क्या स्प्रिंग एक्सटेंड हुई, जैसे स्प्रिंग एक्सटेंड हुई तो एक स्प्रिंग फोर्स ऊपर और mg फोर्स नीचे, ठीक है। तो मेन पोजीशन वहां पे आ रहा होगा जहां पे मेरे पास mg फोर्स और स्प्रिंग फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर चुके होंगे, ठीक है। मेन पोजीशन मेरे पास एक ऐसा पॉइंट आ रहा होगा, ठीक है, मेन पोजीशन एक ऐसा पॉइंट आ रहा होगा जहां पे मेरे पास mg फोर्स ने स्प्रिंग फोर्स को बैलेंस कर रखा है। मान के चलो नेचुरल लेंथ से वो पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट है x0, समझ में आ रही बात, ठीक है। नेचुरल लेंथ से मेन पोजीशन जहां तक मेरे पास डिस्टेंस जो आ रहा है, ठीक है, वहां तक मेरे पास एक्सटेंशन होने वाला है x0। कितना एक्सटेंशन होने वाला है मेरे पास x0, समझ में आ रही बात, ठीक है, गुड। अब मेन पोजीशन एक ऐसा पॉइंट है जहां पे मेरे पास नेट फोर्स 0 होना चाहिए, मतलब mg शुड बी इक्वल टू kx0, तो x0 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई mg अपॉन k, मतलब मेरे पास मेन पोजीशन आ गया कहां पे mg अपॉन k पे, x0 इज इक्वल टू mg अपॉन k पे। सबसे पहला पार्ट है मेन पोजीशन से रहेंगे मेरे पास x0 इज इक्वल टू mg अपॉन k, ठीक है।
सेकंड पार्ट पूछा गया आपको फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम, ठीक है। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है मेरे पास, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का डिस्टेंस, ठीक है, कि मैक्सिमम कितना जाने वाला है। एक्सट्रीम पोजीशन की सर एक खासियत थी, एक्सट्रीम पोजीशन एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे मेरे पास नेट वेलोसिटी जीरो होता है, जहाँ से वो लौट के आने वाला है। समझ में आ रही बात, ठीक है। अब एक बात नोटिस करो, नेचुरल लेंथ पे जब आपने रिलीज किया था तब इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी मेरे पास, जीरो, हाँ या नहीं। और जब यहाँ पे मीन पोजीशन पे पहुंच गया हूँ, क्या उसकी वेलोसिटी जीरो है या कुछ वेलोसिटी एक्वायर कर लिया हूँ, कुछ वेलोसिटी उसने एक्वायर कर लिया होगा सर, आ रही बात समझ, ठीक है। सिचुएशन में मेरे पास क्या हो रहा है कि जब मैंने यहाँ पे रिलीज किया था, इकलौता फोर्स था mg, इकलौता फोर्स था mg, और स्प्रिंग फोर्स था मेरे पास जीरो। अगर स्प्रिंग फोर्स था जीरो तो mg की वजह से वो नीचे एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। जैसे थोड़ा एक्सटेंड हो भी गया, अभी भी mg ज्यादा है, स्प्रिंग फोर्स कम है, जब तक बैलेंस नहीं हो जाता। तो अगर mg ज्यादा है तो वो नीचे एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, और एक ऐसा पॉइंट आ गया जहाँ पे नेट फोर्स जीरो हो गया, जहाँ पे नेट फोर्स जीरो हो गया। फोर्स जीरो हुआ है लेकिन क्या वेलोसिटी जीरो हुई है क्या, नहीं सर। अब इस वेलोसिटी की वजह से वो और आगे जाए, जैसे वो आगे गया तो mg तो बैलेंस पहले ही हो चुका था, लेकिन एक्सटेंशन अब और बढ़ गया। अगर एक्सटेंशन बढ़ गया मतलब स्प्रिंग फोर्स बढ़ गया है, इसका मतलब अब मेरे पास नेट फोर्स नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है सर। मतलब मीन पोजीशन के बाद अब अगर नेट फोर्स ऊपर आ रहा है तो वो ऑब्जेक्ट रिटार्ड करेगा, रिटार्ड करेगा, रिटार्ड करेगा, और एक ऐसा पॉइंट पे आएगा जहाँ पे उसकी वेलोसिटी वापस कितनी हो गई होंगी मेरे पास, जीरो। वेलोसिटी कितनी हो गई होंगी, जीरो। तो अगर आप एक बात अच्छे से नोटिस करो तो ये मेरे पास जो ब्लॉक जो है ऑसिलेट कर रहा हूँ अबाउट मीन पोजीशन, ऑसिलेट कर रहा हूँ अबाउट मीन पोजीशन। हमारी बात, ब्लॉक इस पॉइंट के अबाउट मेरे पास ऑसिलेट कर रहा है, हमारी बात, ठीक है सर। ये सिचुएशन पिछले सिचुएशन से कैसे डिफरेंट है सर। पिछले सिचुएशन में जहां पे मेरे पास नेचुरल लेंथ थी वहीं पे मेरे पास मीन पोजीशन भी था, तो मेरे पास ब्लॉक जो है नेचुरल लेंथ के अबाउट ही ऑसिलेट कर रहा था। लेकिन इस सिचुएशन में देखो तो नेचुरल लेंथ मेरे पास ऊपर रह गई और मेन पोजीशन कहीं और हो गया, तो ब्लॉक जो है नेचुरल लेंथ के अबाउट ऑसिलेट करेगा, मेन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है सर, मेन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है। इसका मतलब कोई भी एसएचएम जो परफॉर्म होता है, एसएचएम इज ऑलवेज परफॉर्म्ड अबाउट मेन पोजीशन, नॉट अबाउट नेचुरल लेंथ, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात नोटिस करने वाली, समझना ये बात, ठीक है। खैर मीन पोजीशन मेरे पास आ गए थे mg/k। अगर मैं एम्पलीट्यूड देखूं तो एक तरीके से ये पॉइंट और ये पॉइंट मेरे पास एक्सट्रीम पोजीशन के समान काम कर रहे हैं। कैसे काम कर रहे हैं, एक्सट्रीम पोजीशन। तो अगर मेरे पास ये एक्सट्रीम पोजीशन है तो एम्पलीट्यूड मेरे पास x0 के बराबर हो गया, तो एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू mg/k। अगर आपको मैंने पूछा था व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग, तो x0, और यहाँ पे भी मेरे पास एम्पलीट्यूड x0, तो मैक्सिमम एक्सटेंशन वुड हैव बीन 2x0। समझ में आ रही बात, ठीक है। टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूं तो टाइम पीरियड के लिए मैंने आपको बताया था 3 स्टेप। सबसे पहले पता करो वेयर इज द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पता हो गया सर, mg = k x0, x0 = mg/k। उसके बाद मीन पोजीशन से उसको थोड़ा सा x डिस्प्लेस करो, कितना डिस्प्लेस करो उसको, थोड़ा सा x डिस्प्लेस करो। समझ में आ रही बात। फिर नेट फोर्स की इक्वेशन लिखो सर, नेट फोर्स की इक्वेशन लिखूंगा तो एक स्प्रिंग फोर्स ऊपर आ रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स = k × x, वेयर x इज द टोटल एक्सटेंशन। कितना होगा टोटल एक्सटेंशन, x0 + x, k × x0 + x, और एक और फोर्स इसमें नीचे लग रहा होगा मेरे पास mg। तो x एक्सटेंशन के बाद एक फोर्स स्प्रिंग फोर्स ऊपर लग रहा होगा, mg फोर्स नीचे लग रहा होगा इसके बाद। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो एक्सटेंशन यहाँ पे और फोर्स ऊपर लग रहा है, समझ में आ रही बात, मतलब रिटार्ड हो रहा है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ नेट फोर्स इज इक्वल टू k × x0 + x माइनस mg, k × x0 + x माइनस mg। समझ में आ रही बात। अब जो नेट फोर्स है उसका एक्सेलरेट कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है, इस वजह से -ma = k × x0 + k × x माइनस mg। अच्छे से देखो k x0 और mg जो है वो बराबर है, समझ में आ रही बात। तो एक्स्ट्रा फोर्स कितना है, सिर्फ kx, तो -ma = kx, तो a = -k/m × सर जी सर, ये तो बड़ी कमाल की चीज हो गई। a मेरे पास कितना आ गया, -k/m × x, और स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या होती है, -ω²x। दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं फिर से, ω² की वैल्यू कितनी आ रही है, k/m, तो ω = √k/m। तो टाइम पीरियड कितना हो गया मेरे पास, 2π/ω, मतलब 2π√m/k। सर सेम टाइम पीरियड आ रहा है, वही टाइम पीरियड आ रहा था जो हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन में हो रहा है। समझ में आ रही बात,
ठीक है, नोटिस करने वाली बात। हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन और इस ऑसिलेशन में डिफरेंस क्या है? हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन में सिर्फ स्प्रिंग फोर्स लग रहा था, यहाँ पे एक्स्ट्रा mg फोर्स आ रहा है। क्या mg कांस्टेंट फोर्स है? क्योंकि इसका मास कांस्टेंट है, मतलब mg कांस्टेंट फोर्स है। इसका मतलब हम लोग क्या कॉन्फर कर सकते हैं कि कांस्टेंट फोर्स जो है, कांस्टेंट फोर्स वो सिर्फ पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन जो है, जिसके बाद ऑसिलेट करने वाला है, वो पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन तो शिफ्ट कर सकता है, लेकिन वो टाइम पीरियड चेंज नहीं कर सकता। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। हमारी बात, जब मेरे पास एक कांस्टेंट फोर्स लग जाता है, एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट फोर्स लगता है, तो वो एक्स्ट्रा कांस्टेंट फोर्स अपना पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन चेंज कर देता है, लेकिन वो टाइम पीरियड में कोई भी डिफरेंस नहीं लाता। हमारी बात ठीक है। तो जो एक बार मेरे पास सिस्टम के टाइम पीरियड आ गया, तो अगर आपने उसमें कोई कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया, तो फिर मेरे पास टाइम पीरियड फिर भी सेम रहेगा। सर हमारी बात, सिर्फ क्या चेंज होता है? पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन चेंज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ठीक है। चलो, अच्छा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहां पे होती है? मेन पोजीशन पे। यहाँ पे देखो एक्सीलरेट हो रहा है, यहाँ पे रिटार्ड हो रहा है, मतलब वेलोसिटी मैक्सिमम मेन पोजीशन पे। तो मेन पोजीशन पे आप वेलोसिटी निकाल सकते हो एनर्जी कंजर्वेशन से, ठीक है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी मेरे पास आ जाएगी, ठीक है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो होपफुली आपको समझ में आ गया कि टाइम पीरियड ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम कैसे हम लोग निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट छोटा सा एक सब टॉपिक है, लिखना कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग मतलब जिसमें मेरे पास एक से ज्यादा स्प्रिंग अटैच हो। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, हाँ, कुछ थोड़ी सी ऐसी बातें आपको वापस रिपीट होंगी जो आपको मैं 10th में पढ़ा था, ठीक है। दो टाइप के कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स हम लोग यूजुअली देखते हैं। This is parallel combination and this is series combination. याद है सीरीज और पैरेलल? इसके पहले आप लोगों ने कहाँ पढ़ा था? करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में, जब आप लोग 10th में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते थे। समझ में आनी बात? इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है? जो सेम इनपुट पे सेम आउटपुट दे रहा हो। समझ में आ रही बात? ठीक है। जैसे कि मान के चलो आप लोग की करंट में मैं अगर आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं कि मेरे पास दो रेजिस्टेंस थे R1 R2, अगर मैंने उसके मान के चलो एक बैटरी का क्रॉस लगा रखा है और पोटेंशियल V, ठीक है। तो इस पोटेंशियल पे अगर इस रेजिस्टेंस को इस पोटेंशियल के क्रॉस लगा दिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से मेरे पास करंट फ्लो होने लग जाता था, ठीक है। अब टोटल कितना करंट फ्लो हो रहा है? मान के चलो I, कितना करंट फ्लो हो रहा है? I, ठीक है। अब दो रेजिस्टेंस की जगह मैं कितना एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दूं, दो रेजिस्टेंस की जगह मैं कितना एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दूं, ताकि सेम इनपुट पे, मैं बैटरी जो लगा रहा हूं वो इनपुट है मेरे पास, सेम इनपुट पे मेरे पास सेम आउटपुट दिखाई दे रहा है, ठीक है। सेम इनपुट पे मेरे पास अगर सेम आउटपुट आ रहा है तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो उसको मैं क्या बोलता हूं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मतलब कहीं पर भी इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि सेम इनपुट पे सेम आउटपुट आना चाहिए। समझ में आ रही बात? ठीक है। सो स्प्रिंग में इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? स्प्रिंग में हम लोग क्या करते हैं कि मान के चलो मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया। क्या लगाया मैंने? एक्सटर्नल फोर्स। जैसे कि मैं सिचुएशन फर्स्ट की बात कर रहा हूं, तो अगर मुझे ये दो स्प्रिंग की जगह अगर एक सिंगल इक्विवेलेंट स्प्रिंग लगाना है, एक सिंगल इक्विवेलेंट स्प्रिंग लगाना है, मास m और उसका इक्विवेलेंट k इक्विवेलेंट आना चाहिए,
तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग का मतलब क्या हुआ कि मान के चलो F एक्सटर्नल फोर्स लगाने पे F एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन। मान के चलो मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, 10 न्यूटन के फोर्स की वजह से अगर इसमें 2 मीटर्स का डिस्प्लेसमेंट है, कितना डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर्स का, इन दोनों स्प्रिंग को मिलाकर, तो यहाँ पे भी 10 न्यूटन के फोर्स पे मेरे पास कितना डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो सिचुएशन क्या हुआ इसका, स्प्रिंग के लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि सेम अप्लाइड फोर्स F के लिए मेरे पास सेम एक्सटेंशन आनी चाहिए, सेम अप्लाइड फोर्स के लिए मेरे पास सेम एक्सटेंशन आनी चाहिए, तो फिर उसको मैं बाकी स्प्रिंग्स का इक्विवेलेंट बोल सकता हूं। दिस इज द इक्विवेलेंट स्प्रिंग ऑफ दीस टू स्प्रिंग। वैसे यहाँ पे सेम अप्लाइड फोर्स के लिए मेरे पास सेम एक्सटेंशन आना चाहिए, तो उसको मैं बोलूंगा इक्विवेलेंट। हमारी बात ठीक है? हाँ भाई देखिए, पहले हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करते हैं, उसके बाद सीरीज पे आते हैं। तो पहले वहाँ पे तो हम लोग सीरीज करते थे क्योंकि थोड़ा सा आसान था, ठीक है, समझना आसान था। वैसे यहाँ पे पैरेलल समझना थोड़ा सा आसान, ठीक है। अब सर सीरीज और पैरेलल अगर आपको याद होगा, करंट में हम लोग कैसे डिफाइन करते थे कि सीरीज रेजिस्टेंस तब होता था जब सेम करंट पास हो रहा होगा दोनों रेजिस्टेंस में से, और पैरेलल मतलब सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रहा होगा दोनों रेजिस्टेंस में। यहाँ पे अगर मैं देखूँ पैरेलल में, अगर मैंने इसको फोर्स F से खींचा है तो X एक्सटेंड हो रहा है, ब्लॉक कितना आगे शिफ्ट हो रहा है मेरे पास, X से शिफ्ट हो रहा है ब्लॉक। तो अगर ब्लॉक X से शिफ्ट हुआ तो पहली स्प्रिंग कितना एक्सटेंड हुई होगी, वो X एक्सटेंड हुई होगी। दूसरी स्प्रिंग कितना एक्सटेंड हुई होगी, वो भी X एक्सटेंड हुई होगी। मतलब यहाँ पे पैरेलल स्प्रिंग की कंडीशन क्या होती है कि पैरेलल स्प्रिंग तब बोला जाता है जब दोनों में एक्सटेंशन सेम आता है, जब दोनों में एक्सटेंशन सेम आता है। समझ आ रही बात? तो कंडीशन फॉर पैरेलल स्प्रिंग इज X should be same for both the springs. X should be same for both the springs. समझ में आ रही बात? ठीक है, जो मेरे पास एक्सटेंशन जो है, समझ में आ रही बात, वो मेरे पास सेम आनी चाहिए, X की वैल्यू मेरे पास सेम आनी चाहिए। सीरीज का देखो क्या है मेरे पास, अगर मान के चलो मेरे पास X एक्सटेंड हुआ हो, क्या दोनों सेम स्प्रिंग है? नहीं। अगर दोनों सेम स्प्रिंग नहीं तो क्या दोनों के अंदर सेम एक्सटेंशन आया होगा क्या? नहीं, दोनों के अंदर सेम एक्सटेंशन नहीं आया होगा। लेकिन एक काम करो, इस पॉइंट को देखो, मान के चलो इस पॉइंट को मैं कुछ C बोलूं, दिस पॉइंट इज C। अगर मैं पॉइंट C को देखूं तो पॉइंट C स्प्रिंग का पॉइंट है। स्प्रिंग जो है मेरे पास एक मासलेस स्प्रिंग है। कैसी स्प्रिंग है? मासलेस स्प्रिंग। तो मासलेस पॉइंट पे, किसी भी मासलेस पॉइंट पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए? हमेशा 0 होना चाहिए। समझ आ रही बात? तो मैंने बोल दिया टोटल जब X एक्सटेंशन आने वाला था, टोटल कितना एक्सटेंशन आने वाला था? X एक्सटेंशन। उस X एक्सटेंशन में मान के चलो K1 के अंदर X1 आया था, K2 के अंदर X2 आया था। क्योंकि मुझे सेम है या नहीं वो तो बता नहीं सकता हूँ, ऑब्वियसली अगर स्प्रिंग डिफरेंट है तो दोनों में एक्सटेंशन भी अलग अलग आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर X1 एक्सटेंशन आया, इसके अंदर X2 एक्सटेंशन आया, ठीक है। पॉइंट C को अगर मैं देखूँ तो पॉइंट C पे पहला वाला स्प्रिंग यहाँ से खींच रहा हूँ K1 X1 फोर्स से, और दूसरा वाला स्प्रिंग यहाँ पे खींच रहा हूँ K2 X2 फोर्स से। नेट फोर्स कितना होना चाहिए मेरे पास? 0। क्यों नेट फोर्स 0? क्योंकि ये मेरे पास एक मासलेस पॉइंट है। तो मासलेस ऑब्जेक्ट में मेरे पास नेट फोर्स हमेशा 0 होना चाहिए। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ K1 X1 इज इक्वल टू K2 X2। समझ में आ रही बात? इसका मतलब मेरे पास सीरीज की कंडीशन क्या हो गई? सीरीज के लिए मेरे पास कंडीशन ये हो गई कि जितना फोर्स पहली स्प्रिंग में है उतना ही फोर्स दूसरी स्प्रिंग में होना चाहिए। मतलब फोर्स इन स्प्रिंग 1 शुड बी इक्वल टू फोर्स इन स्प्रिंग 2। समझ में आ रही बात? जितना खिंचाव इसमें आया है उतना खिंचाव मतलब सॉरी, जितना फोर्स इसके अंदर एक्सर्ट हो रहा है उतना ही फोर्स उसके अंदर एक्सर्ट होना चाहिए। समझ में आ रही बात? एक तरीके से जितना टेंशन इसमें क्रिएट हो रहा है पहली स्प्रिंग में दूसरा स्प्रिंग में भी उतना ही टेंशन क्रिएट होना चाहिए। समझ में आ रही बात? तो उसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। समझ में आ रही बात? ठीक है। अब देखो इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है। जब भी मुझे इक्विवेलेंट निकालना था, जब रेजिस्टेंस में भी इक्विवेलेंट निकालना था, तो पहले मैंने कंडीशन निकाली और उस कंडीशन को यूज करके इक्विवेलेंट निकाला। वैसे यहाँ पे कंडीशन मैंने निकाल ली अब, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि इसमें x1 इसमें x2, तो दोनों x1 x2 x के बराबर आ रहे हैं, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ x1 बराबर x2, दिस इज द कंडीशन फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। f1 बराबर f2, दिस इज द कंडीशन फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। समझ में आ रही बात? ठीक है, चलो इसके आगे अपन लोग कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इसका प्रूफ अपन लोग देखेंगे। होपफुली आप लोगों को समझ में आया। आज आप लोगों को थोड़ा सा होमवर्क अच्छा खासा मिलेगा, तो आई सजेस्ट होमवर्क अच्छे से करिए और डाउट्स पूछिए क्या है, ठीक है।
चलो